हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, ये लुसेंट की जो पॉलिटी का क्लास हमने ये सीरीज शुरू किया हुआ है, इसमें हम पॉलिटी में लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 अपलोड कर चुके हैं। जिसमें हमने लेक्चर 3 में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान में जो हमारे प्रस्तावना है उसके बारे में हमने अच्छे से देखा था। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका के बारे में, उसमें क्या क्या दिया गया है ये हमने बहुत डिटेल से देखा था। उसमें कब कब क्या संशोधन होकर कौन सा वर्ड जोड़ा गया वो हमने देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा लास्ट में कि संविधान जो हमारा बना है उसमें विदेशी स्रोत से हमने क्या क्या लिया है। ओके, यानी कि प्रस्तावना अगर लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और अगर हमने ये भी पढ़ा है कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि इसको हम लोग DPSP बोलते हैं, वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो ऐसे जितने भी प्रावधान हमने विदेशों से लिया है वो हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है किसमें, लेक्चर 3 में। ओके, उसके बाद हमने लेक्चर 3 में ही अनुसूचियों के बारे में अच्छे से पढ़ा है। जो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पहले से लेकर के 12 तक अनुसूचियों में क्या क्या है ये हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 में। ओके, लेक्चर नंबर 4 में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कौन कौन सा अनुच्छेद है उसमें ये देखेंगे। और 1 से लेकर के जहाँ तक हम कवर कर पाएंगे उतने अनुच्छेद हम लेक्चर नंबर 4 में कवर करेंगे। ओके, तो वीडियो की शुरुआत दोस्तों हम सबसे पहले ऐसे करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग, ओके, भाग देख लेते हैं, अनुच्छेद देख लेते हैं। पहले शॉर्ट फॉर्म में क्या देखना है हमें, देखिए कितने भाग हैं हमारे संविधान में। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर देखिए कितने हैं टोटल, देखिए यहाँ पे हैं 22 भाग। और टोटल अनुच्छेद कितने हैं, 395। तो ये टोटल हो गया। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं। तो टोटल भाग कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और टोटल अनुच्छेद कितने हैं, तो वो है 395। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है ये। उसके बाद अब ये देखिए इतने भाग दिए हुए हैं ना, तो आपको ऊपर से पहले ये क्या है कि ये एक मतलब एक तरह से घर है ये, और घर के ऊपर का ये सारा विंडो है, ये सारा विंडो है। और जब इसको ओपन करेंगे तो फिर इसमें देखिए 36 से 51, 12 से 35। विंडो ओपन करने के बाद अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि आखिर में इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है। ओके, तो ये एक पूरा घर है हमारा संविधान। उसमें ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है भाग, ये एक विंडो है। और विंडो में जब आप इंटर करेंगे तब आप पहुँचेंगे कमरे के एक एक पार्ट पे। ओके, तो अभी हम वैसे संविधान के बारे में जानने के लिए पहले भाग देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये देखिए पहले में क्या है, संघ के बारे में दिया हुआ है। और दूसरे में नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है। चौथे में है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। चौथे में है मूल कर्तव्य के बारे में। पाँचवें में संघ के बारे में है। छठवें में राज्य के बारे में है। सातवें में क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य है इसमें, जो कि अब इस समय प्रेजेंट टाइम में निरस्त हो चुका है। ओके, आगे देखिए आठवें में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। नौवें में है पंचायत के बारे में। और 9 क में है नगर पालिका के बारे में। और 9 ख में है सहकारी समितियां के बारे में। 10 में है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में। 11 में है संघ और राज्य के संबंध के बारे में। 12 में है वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद के बारे में। 13 में क्या है, 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में। 14 में है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 क में क्या है, अधिकरण के बारे में है। 15 में क्या है, निर्वाचन है। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। 17 में है राजभाषा। 18 में है आपात उपबंध। 19 में है प्रकीर्ण। उसके बाद 20 में है संविधान संशोधन। 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। और 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये है दोस्तों भाग। अब हमें इसमें से 22 में से हमें क्या क्या पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों एग्जाम में आपके सीधे सीधे आ सकता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिया हुआ है। तो दोस्तों वो किस में है, वो है भाग 3 में। ओके, उसके बाद ये पूछ सकता है कि नागरिकता किस भाग में है, तो वो है भाग 2 में। ओके, ये 2 इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये भी है, तीसरा, चौथा और चौथा क। ये आपको पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से कि भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। और मतलब भाग 4 के क में क्या है, मूल कर्तव्य है। तो ये हमेशा आपको ध्यान में होने ही चाहिए। उसके बाद आप इस सब को छोड़ सकते हो। फिर आप सीधे आप ये जरूर जानिए कि भाग 9 में क्या है, पंचायत के बारे में है। बार बार एग्जाम में दोस्तों आता है ये कि कौन से भाग में पंचायत है, तो भाग 9 में है। और नगर पालिका, ग्राम पंचायत मतलब गांव के बारे में 9 में है।
शहर के बारे में, नगर पालिका के बारे में है 9 क में। ओके, ये आपको ये दोनों जानना है, ये दोनों जानना है 9 और 9 क के बारे में। उसके बाद आगे बढ़िए, आपको ये अच्छे से उसके बाद पता होना चाहिए कि भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते आइए, फिर इधर आइए, यहाँ पे देखिए 17 नंबर में क्या है, राजभाषा। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से भाग में राजभाषा है, तो वो है 17 नंबर में। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कौन सा, ये 20वां, इसमें क्या है, संविधान संशोधन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए भाग। ओके, कौन कौन से, पहला नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर चौथा क, उसके बाद 9 क। उसके बाद इम्पोर्टेंट है भाग 10, इसमें क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। फिर सीधे आप आ जाइए, यहाँ पे कहाँ गया, 17 नंबर राजभाषा, और लास्ट में क्या है, ये 20 नंबर पे संविधान संशोधन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं यहाँ से, देसी रियासतों का भारत में विलय। देसी रियासत क्या है दोस्तों, पहले ये जानिए आप। देसी रियासत वो है जो अंग्रेजों के टाइम में बड़े बड़े राजघराने हुआ करते थे, यानी कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा उस समय के थे अंग्रेजों के टाइम में, उन्हें हम लोग क्या बोलते थे, देसी रियासत। ओके, देसी रियासत। तो जब देश अपना आज़ाद हुआ तो जो भी छोटे छोटे देसी रियासत थे हमारे भारत में, उनसे भी कहा गया कि आप भारत में विलय करिए अपना। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। ओके, यानी कि देसी रियासतें जो थी उनके राजाओं से कौन बात करने गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ओके, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा, उसके बाद हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ रियासत, इसको मिलाया गया है जनमत संग्रह। यानी कि जूनागढ़ के जो लोग थे, वहाँ पे जो जनता थी, उनसे हमने पूछा कि आप कहाँ रहना चाहते हो, जूनागढ़ रियासत में अलग में रहना चाहते हो कि भारत में। तो वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ, जनमत मतलब कि वहाँ के लोगों के मत के बारे में जाना गया। तो वो लोग कहे कि हम लोग भारत में रहेंगे, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया। उसके बाद हम लोग फिर पहुँचे कहाँ पे, मतलब ये 3 ऐसे रियासत थे जो मिलना नहीं चाह रहे थे। कौन कौन, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो उनको मिलाया गया जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा। उसके बाद हम लोग गए हैदराबाद वालों से हमने क्या कहा कि भाई तुम लोग शामिल हो जाओ भारत में, तो वो लोग नहीं मान रहे थे। वहाँ की जनता मान रही थी ना वहाँ के राजा मान रहे थे। तो फिर क्या हुआ, पुलिस कार्रवाई हुई। ठीक है, पुलिस का कार्रवाई हुआ और वहाँ पे जबरन जो है हैदराबाद को मतलब भारत में शामिल किया गया। तो याद रहे, जूनागढ़ को जनमत संग्रह, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा। उसके बाद फिर हम पहुँचे कहाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, उनको हम लोग एक पहले कागज़ पे मतलब बोले कि भाई आप इस पर साइन कर दीजिए कि हाँ ये अब हमारा राज्य हो गया, कौन सा, कश्मीर। तो उन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए। तो ये हो गया हमारे भारत का भाग जम्मू कश्मीर। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जूनागढ़ का जनमत संग्रह से, हैदराबाद का पुलिस कार्रवाई से, जम्मू कश्मीर का ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर से। एग्जाम में आपके किसी भी तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद देखिए नोट में क्या है, देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मिलन जी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो हमने बताया आपको कि इम्पोर्टेंट है देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के में किसका सबसे मेन है, पटेल जी का, और उनके साथ में थे कौन, मेनन जी। आप ये न याद रहे तो भी कोई बात नहीं, बट ये पता होना चाहिए कि पटेल जी ने ही देसी रियासतों को भारत में मिलाया था उनसे बात करके। ओके, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें देखिए पहले क्या लिखा है, भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव के विलय के पश्चात राजधानी दमन। ओके, इतना पढ़ने के बाद आपको बस ये जानना है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ आपको अंतर साफ पता होना चाहिए कि राज्य क्या होता है और केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। राज्यों में दोस्तों एक सीएम होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री। केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा नहीं होता है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है, मतलब हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है। जिसका आपको एग्जाम्पल पता होगा, दिल्ली में सीएम है। ओके, देखिए अगर कोई भी एक प्रॉपर राज्य होता है तो उसमें सीएम होते हैं और सीएम के पास सारी शक्तियाँ होती हैं उस राज्य की। ओके, बट केंद्र शासित प्रदेश में पहली बात तो सीएम होते ही नहीं है, और यदि सीएम होते हैं तो उनके पास बहुत ही लिमिटेड पावर होता है। तो ये अंतर होता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में।
तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर सीएम के पास लिमिटेड अगर पावर है तो आधा पावर किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति जो है डायरेक्ट वहाँ पे आके शासन करते नहीं है, तो इसीलिए राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे एक मनोनीत किया जाता है क्या, उप राज्यपाल। ओके, यानी कि हर राज्य में एक राज्यपाल होते हैं, बट केंद्र शासित प्रदेश में जो होते हैं वो उपराज्यपाल होते हैं। तो ये बेसिक सा अंतर है, आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी ये इसके बारे में छोड़िए, हम आगे बताएंगे, अभी यहाँ इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। अब चलते हैं अपने अनुच्छेद 1 पे। ओके, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद पूरा जितना दिया है हमारे संविधान में 395, उसमें सबसे पहला बता रहा है भारत के बारे में, क्योंकि पूरा संविधान जो ये पूरा लिखा हुआ है ये भारत के बारे में ही है, तो इसीलिए सबसे पहला अनुच्छेद किसके बारे में है, भारत के बारे में है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है, राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब ये है दोस्तों कि भारत में जितने भी राज्य हैं, यहाँ पे लिखा है ना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका मतलब ये है कि राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब है कि मेन होगा सेंटर, और वो सेंटर जो है कंट्रोल करेगा हर राज्यों को, मतलब या तो कंट्रोल करेगा, देख रेख करेगा, मतलब उसको वो देख रेख करेगा सेंटर राज्यों को। ओके, ये तो अपने इंडिया के पास है ऐसा सिस्टम। बट अगर आप जाओगे अमेरिका में, यूएसए में, तो वहाँ पे सीधे इसका उल्टा है। वहाँ पे क्या है कि सभी राज्य, वहाँ पे अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, तो वो 50 राज्य मिल करके सेंटर का निर्माण करते हैं, और सेंटर जिसको यूएसए चलाते हैं वो। ओके, तो सीधा सा ये मतलब उन दोनों में डिफरेंस है, इंडिया में और यूएसए में, कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल है जो राज्यों को मतलब कंट्रोल करता है और उनका संचालन करता है। अमेरिका में क्या है कि राज्य सभी जो है आपस में पावरफुल हैं, वो मिल करके चलाते हैं क्या, सेंटर को। ये अंतर है। ओके, चलिए, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आप यहाँ पे अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, बस इसी में आप पहली अनुसूची भी देख लीजिए। ओके, हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ। उसमें से पहली अनुसूची आपने यहाँ पे देख लिया। अभी हम अनुसूची के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे कि 1 से 12 तक में क्या क्या, मतलब अनुसूची में 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, ऐसे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे 12 तक। बट यहाँ पे पहली सूची का वर्णन हो गया है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप, तो यहाँ पे लिखा है पहली अनुसूची, इसमें क्या दिया है, राज्यों के बारे में। तो बस आप अभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में बस इतना ही जानिए कि पहली अनुसूची में क्या दिया है, राज्यों के बारे में। ओके, भारत और उसके राज्यों के बारे में, बस। तो देखिए, उसका दिया हो गया पहला। आगे देखिए, दूसरा ये क्या है, दूसरा, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि अनुच्छेद 2 में क्या मतलब पावर मिला है संसद को कि वो कोई भी नए राज्यों का अपने संघ में प्रवेश कर सकता है। ओके, और उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि अनुच्छेद 2 में संसद को ये शक्ति है कि वो किसी भी नए राज्य को अपने संघ में शामिल कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए, अगला क्या है, अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। अनुच्छेद 3 में क्या है कि संसद के पास ये पावर है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, और प्रेजेंट टाइम में जो नया राज्य है उसके क्षेत्र में, यानी कि उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संसद विधि के द्वारा। तो ये किस में है, अनुच्छेद नंबर 3 में दिया हुआ है। क्या, राज्यों का निर्माण, उसकी सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन संसद विधि के द्वारा। तो इतना यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अगर ये आ जाए किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद नंबर 1 में। ओके, अगर ये आ जाए कि कौन से अनुच्छेद में ये दिया गया है कि भारत का जो संघ है वो नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है, तो अनुच्छेद 2 में है वो। और यदि ये आ जाए कि किस अनुच्छेद में ये पूछा है कि संसद जो है निर्माण किसी भी राज्यों का कर सकता है,
और वर्तमान राज्यों का नए क्षेत्रों में उसका जो नया क्षेत्र है वो परिवर्तन कर सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है, तो वो होगा अनुच्छेद 3। बस आपको ये जानना है। आगे चलते हैं। अगला क्या है, राज्यों का पुनर्गठन। पुनर्गठन यानी कि इसका मतलब ये है कि राज्य तो गठित हो गए थे पहले से भी, बट उनका फिर से पुनर्गठन हुआ। किस आधार पे वो देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, जिनका नाम है एस.के. धर, की अध्यक्षता में एक 4 संसदीय आयोग की नियुक्ति की। ओके, यानी कि डिसाइड हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, तो उसके आधार मतलब वो चीज़ उसके गठन के लिए किसने, राजेंद्र प्रसाद जी ने वो क्या किए, एस.के. धर, एस.के. धर की अध्यक्षता में एक संसदीय 4 सदस्य संसदीय आयोग बनाए। ओके, तो आपको बस यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद फिर आगे भी ये भी देख लीजिए। पहले इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। यानी कि अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ कि एस.के. धर आयोग का संबंध किससे है, तो वो होगा ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। कौन सी समिति की, कौन से आयोग की बात हो रही है, एस.के. धर। ओके, बस यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको बस यही ध्यान देना है। एस.के. धर आयोग का गठन हुआ था भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए। ओके, चलिए, तो इसने क्या किया, इस आयोग ने विरोध किया और इन्होंने क्या किया कि किसी भी राज्य का अगर पुनर्गठन हो तो वो हो प्रशासनिक सुविधा के आधार पे हो। ओके, आगे चलिए। ये देखिए, धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज किया। यानी कि राज्यों का जो गठन हो रहा था भाषा के आधार पे, उसके लिए 2 कमेटी बनाई गई। ओके, पहली बनाई गई एस.के. धर कमेटी। ओके, इन्होंने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। कौन सी समिति, एस.के. धर समिति। आगे देखिए, उसके बाद फिर आगे चल करके कांग्रेस ने एक और बनाया समिति, जिसमें 3 लोग थे। कौन कौन से, नेहरू जी थे, पटेल जी थे और सीतारामैया जी, जिनको साथ मतलब शॉर्ट फॉर्म में नेहरू, पटेल और सीतारामैया जी को साथ में क्या बोला गया, JVP समिति। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि JVP समिति का संबंध किससे है, तो वो होगा मतलब ये राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे, भाषा के आधार पे। ओके, तो यहाँ से 2 समिति इंपॉर्टेंट हो गई जी, जो हमारे एग्जाम में आ सकती है, एस.के. धर और एक JVP समिति। इन दोनों का संबंध किससे है, भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित। उसके बाद देखिए, इस समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। यानी कि जो दोनों समितियां बनाई गई, इन्होंने कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा भाषा के आधार पर नहीं होगा, तो फिर आधार मतलब इसी को आधार बना करके तेलुगु भाषियों ने, ये देखिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्या नाम है, पोट्टी श्री रामुलु। क्या नाम है, पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। ओके, आगे देखिए, 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुलु की मृत्यु हो गई। यानी कि ये जो आंदोलन पे बैठे थे पोट्टी श्री रामुलु, इनकी मृत्यु हो गई 58 दिन के आमरण अनशन के बाद। तो इन्हीं की मृत्यु के बाद ये देखिए, इन्हीं की मृत्यु के बाद नेहरू जी ने, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। ओके, इतना बड़ा जब एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, तो फिर नेहरू जी को ये चीज़ करना पड़ा। क्या किए फिर तब वो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। ओके, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद फिर आपको बस यही ध्यान देना है कि यहाँ पे राज्यों का गठन जो हुआ था भाषा के आधार पे, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1953 में हुआ था। ओके, एक क्वेश्चन ये तैयार हो जाएगा यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो कौन था वो था आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
अब अगला क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स है उसको देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, नए राज्यों का गठन वर्ष, राज्य है, गठन का वर्ष है। तो सबसे पहले किसका गठन हुआ था, 1953 में आंध्र प्रदेश का। तो हमारे एग्जाम के लिए बस यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई राज्यों का हुआ 1960 में, फिर 60 में, 63 में, 66 में, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एक तो पहला इंपॉर्टेंट है जो सबसे पहली बार 1953 में हुआ था, वो था आंध्र प्रदेश। और जो सबसे लास्ट में हुआ वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो है तेलंगाना, 2014 में भाषाई आधार पे इसका गठन हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना का 2014 में। ओके, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि तेलंगाना का कब हुआ है, तो 2014 में हुआ है। और यदि ये पूछ दे कि सबसे नवीनतम राज्य कौन है जिसका हाल ही में भाषा के आधार पे पुनर्गठन हुआ है, तो वो है तेलंगाना। ओके, या तो यहाँ से ये पूछ देगा या तो यहाँ से ये पूछ देगा। और यदि यहाँ पे पहला पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश, और किस वर्ष में, 1953 में, भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन। ओके, चलिए आगे आइए। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। ओके, उस समय 1953 की बात हो रही है। प्रेजेंट टाइम में अभी हाल ही में 2024 में इसकी राजधानी चेंज हुई है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में भी चेंज हुई है इसकी राजधानी। ओके, बताना है आपको किसका, आंध्र प्रदेश का। आगे चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार एम के पर्रिकर थे। ओके, ये हो गया। अब देखिए, एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना, फिर उसके बाद उसके अध्यक्ष कौन बने, फजल अली। ओके, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे फजल अली। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्य सदस्य क्या थे, उनका हमारा नाम मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जानते रहिए, हृदय कुंजरू जी और के एम पर्रिकर। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना है कि अध्यक्ष कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, वो थे फजल अली जी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। ओके दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारे एग्जाम में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, बस यही बता रहा है ये कि वो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बनाया गया था, जो 1956 में जाकर के पास हुआ, उसके बाद उसमें जब पास हुआ तो उस समय हमारे देश में 14 राज्य थे और 6 यूटी थे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ओके, बस इतना ही बता रहा है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, यमन, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। ओके, ये इतना पढ़ने के बाद आपको बस ये चीज़ नोटिस करना है कि जो पौंडीचेरी प्रेजेंट टाइम में हमारे राज्य मतलब भारत में राज्य है, उस पर फ्रांस का कब्जा था। ओके, कब तक, 1954 तक, आज़ादी के बाद भी। तो 1956 में हस्ताक्षर हुआ, जिसके द्वारा फ्रांस ने ये पौंडीचेरी जो है राज्य, ये हमें सौंप दिया कि भाई पूरा भारत आपका है, इसमें छोटा सा हिस्सा जो है पौंडीचेरी है, वो हम यहाँ पे क्यों रहे, वो यहाँ पे साइन करके हमें दे करके चले गए। ओके, तो देखिए पौंडीचेरी में कौन कौन सा एरिया है, ये देखिए यहाँ पे पौंडीचेरी बस्तियाँ, एक तो पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल। ओके, ये 4 जो बस्तियाँ हैं, इन्हें मिला करके प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं, पौंडीचेरी। ये दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बात ये है, अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो ये सोचिए कि आप अगर साउथ इंडिया में जाओगे तो यहाँ पे एक राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पे है तमिलनाडु, फिर यहाँ पे है केरल। ओके, तो ये अभी 3 राज्य के बारे में हमें बात करना है, तो इसलिए मैं 3 राज्य के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, जो हम लोग पढ़ते हैं ना पौंडीचेरी, इसका 4 जो है ये बस्तियाँ हैं, और वो 4 बस्तियाँ 3 राज्यों में है। ओके, देखिए जो आंध्र प्रदेश में है यहाँ पे, उसका नाम है यमन, जो यहाँ पे लिखा है ना यनाम,
वो प्रेजेंट टाइम में क्या है, यमन है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, उसके बाद पौंडीचेरी की दो और बस्तियां यहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दो बस्तियां हैं पौंडीचेरी की। ओके, जो कि जो ये पहला वाला है ये है पुदुचेरी, यानी कि पौंडीचेरी। उसके बाद जो नीचे वाला है तमिलनाडु में ही, उसका नाम है, यहाँ पे लिखा है ना, केरिकल। केरिकल, तो यही है केरिकल। उसके बाद यहाँ पे एक और नाम बचा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, ये चंद्र नगर, ये नाम चेंज होकर के अब हो गया है क्या, माहे। चंद्रनगर का नाम चेंज होकर के हो गया है माहे। तो ये कहाँ पे है, केरला में है। यहाँ पे ये, यहाँ पे है ये माहे। तो देखिए, यमन आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी और करिक्कल तमिलनाडु में, और केरल में है माहे, जो कि ये चंद्रनगर है। ये चारों मिला करके क्या बनता है, एक राज्य बनता है पौंडीचेरी। सोचिए, 3 राज्यों में ये 4 ऐसे बस्तियां हैं जो मिला करके बनती हैं क्या, पौंडीचेरी। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि पौंडीचेरी एक राज्य में नहीं है, 3 राज्यों में अलग अलग जगह पे है, जिन्हें मिला करके हम लोग बोलते हैं क्या, पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। ओके, अभी हमने क्या देखा कि फ्रांस के अंडर में क्या था, पौंडीचेरी पुदुचेरी की 4 बस्तियां। ओके, वो हमें मिल गई। उसके बाद हमने अब अगला निशाना बनाया 1961 में गोवा, दमन और दीव। ओके, जो कि किसके कंट्रोल में थी, पुर्तगालियों के कंट्रोल में थी। ओके, पहले आप ये जानिए कि ये गोवा, दमन और दीव कहाँ पे है। यहाँ पे जाइए आप साउथ इंडिया में, गोवा आपको पता ही होगा, इधर आपका मतलब यहाँ पे गोवा है, और ये यहाँ पे आपका गुजरात है। ओके, तो गुजरात में यहाँ पे आप जब जाओगे तो ये यहाँ पे दमन और दीव है यहाँ पे। तो 1, 2 और ये 3, इन तीनों बस्तियों को कंट्रोल में कौन रखे थे, पुर्तगालियों ने। कब तक, 1961 में। तो 1961 में हमने क्या किया, भारत सरकार ने गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया 1961 में। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया। ओके, तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में बस यही आएगा कि गोवा जो है कब स्वतंत्र हुआ था, या फिर ये पूछ देगा कि दमन और दीव कब स्वतंत्र हुए थे। तो कब हुए थे वो, 1961 में हुए थे। ये इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे विरुद्ध कार्रवाई करके किया है ना, तो इसलिए बोलेंगे स्वतंत्र हुआ कब, 1961 में। इम्पोर्टेंट है, गोवा, दमन और दीव कब हुआ स्वतंत्र, 1961 में। ओके, आगे चलिए। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। ये तो अभी हम पहला लाइन ही पढ़े हैं कि पहली जो अनुसूची है उसमें क्या है, भारत के बारे में है और उसके राज्यों के बारे में है। ओके, आगे चलिए। क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। अब जो है दोस्तों, भारत में देखिए 5 क्षेत्रीय परिषद है। ओके, क्या है इसका मतलब, ये समझिए पहले। ये जो हमारा भारत है, रफली बना रहा हूँ दोस्तों, ये जो हमारा पूरा भारत है, ये देखिए यहाँ पे इसको आप बांटोगे आप, तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम, और बीच का बचा हुआ भाग मध्य हो जाएगा। तो पहला मान लीजिए इसे, दूसरा इसे, तीसरा इसे, चौथा इसे और पांचवा इसे। ओके, अभी तक हमने पढ़ा पूरे भारत के बारे में। अब हम लोग भारत को मोटी मोटा 5 तरह के क्षेत्रीय परिषद में बांट रहे हैं। 5 कौन कौन सा, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये है भारत के 5 क्षेत्रीय परिषद। तो एग्जाम में दिया जाए कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, तो कितने हैं, 5। ओके, चलिए अब इसके बाद देखिए आगे। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है।
ओके। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से एग्जाम में क्या है कि ये क्षेत्रीय परिषद होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है। ओके, तो अध्यक्ष कौन होता है, ये देखिए यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री। ओके, तो ध्यान रहे केंद्रीय गृह मंत्री ही हमेशा क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ओके, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तो कौन होगा, गृह मंत्री। इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। ओके, मतलब ये हर साल चेंज होता रहता है। आगे बढ़िए, यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब इसका काम क्या है क्षेत्रीय परिषद का, ये जो है सभी राज्यों को मतलब सेंटर से कैसे मतलब संपर्क करना है, कैसे संबंध बनाना है, मतलब इन दोनों के बीच में संबंध सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, क्षेत्रीय परिषद। ओके, तो ये एग्जाम में नहीं आता है, बाकी आप जानते रहोगे तो अच्छी बात है। आगे देखिए, क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये सांविधिक निकाय है किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ओके दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद का गठन अगर आपको पूछ दे कि किसके तहत मतलब किसके तहत किया गया था, तो वो किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ओके, किसके किसके तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्षेत्रीय परिषद जो है 1956 में जिसका गठन हुआ था वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। तो ये बहुत रेयर चांस है कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, बट आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, अब ये जो क्षेत्रीय परिषद है ये जो है सांविधिक निकाय है किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका अंतर क्या है, संवैधानिक यानी कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये सांविधिक निकाय है यानी कि ये अधिनियम बना करके संसद द्वारा पास करा करके इसको निकाय बनाया गया है क्षेत्रीय परिषद को, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो इसलिए ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये है सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय वो होता है जिसका हम लोग पार्लियामेंट में चर्चा और बहस कर करके मतलब ये डिसाइड करते हैं कि हाँ एक निकाय बनाया जाए, तो वैसे निकाय को बोलते हैं सांविधिक निकाय, और जिसके बारे में पहले से ही संविधान में वर्णन होता है उसे बोलते हैं संवैधानिक निकाय। तो क्षेत्रीय परिषद कैसा निकाय है, वो है संवैधानिक ये सांविधिक निकाय है। ओके, चलिए अब देखिए, अभी हमने मैप पे आपको जो बताया था ऐसे, अब मैप फिर से छोटा सा यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अच्छा नहीं बना क्योंकि तो यहाँ पे देखिए उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उत्तर, इसमें क्या क्या आ जा रहा है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। तो बस ये आपको बता रहा है कि मध्य में कौन कौन सा राज्य आ जाएगा, पूर्वी क्षेत्र परिषद में कौन कौन सा राज्य आ जाएगा, और पश्चिमी में कौन कौन सा आ जाएगा, दक्षिण में कौन कौन सा आ जाएगा। तो ये हमें जानने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि पूर्व में कौन आ रहा है, पश्चिम में कौन आ रहा है, बस आपको जानना है कि हमारे भारत में कितने राज्य मतलब कितने परिषद है, तो वो है 5। ओके, बस यही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, बस आपको यही जानना है। कितना है, 5 क्षेत्रीय परिषद। ओके, अब देखिए यहाँ पे वही दिया हुआ है, जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का है कोलकाता। पश्चिमी का है मुंबई, और दक्षिणी का है चेन्नई। मुंबई और चेन्नई, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो यदि आपको ऐसे दे दे कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्र का इलाहाबाद, ध्यान दीजिएगा मध्यवर्ती क्षेत्र आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगे, पूर्वी में भी कंफ्यूज नहीं होगे, पश्चिमी में भी नहीं होगे, दक्षिण में भी नहीं होगे, बट मध्यवर्ती वाले में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये लिखा तो है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, बट ये यूपी का है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्र का कहाँ है, कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय का है मुंबई में, और दक्षिणी क्षेत्रीय का है चेन्नई में। ओके, इंपॉर्टेंट है, चार्ट आपको पता होनी चाहिए। जिसमें से खासकर ध्यान दीजिएगा सेकंड वाले पे, मतलब ज़्यादा आप वहाँ पे अवेयर होकर के देखिएगा इसको। मध्यवर्ती क्षेत्र का है इलाहाबाद। ओके, आगे चलिए, ये तो था 5। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, एक और परिषद जोड़ा, पूर्वोत्तर परिषद। ओके, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे देखिए उत्तर पूर्वी, ये देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में
बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जो जैसे कि सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ये इनको भी हम लोग जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड के जैसा ट्रीट कर रहे थे। ओके, बट ये सब जो है ये दोस्तों एक तरह से जनजातीय क्षेत्र है ये। ओके, तो इन्होंने डिमांड किया कि हमारा जो है कल्चर, हमारा यहाँ का तौर तरीका अलग है, तो हमें एक अलग मतलब क्षेत्रीय परिषद के रूप में पहचाना जाए। तो फिर हमने क्या डिसाइड किया, यहाँ पे ये देखिए एक अलग परिषद बनाया गया जिसको हम लोग नाम दिया गया पूर्वोत्तर परिषद। ओके ओके, मतलब पूर्वी तो था ही हमारे पास, बट पूर्वी के भी और आगे पूर्वोत्तर परिषद हमने एक गठन किया। तो इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। कौन आया 1972 में? ये आया पूर्वोत्तर परिषद। तो इम्पोर्टेंट है, पता रहे, एग्जाम में आ सकता है कि पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1972 में। इम्पोर्टेंट है, पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब हुआ था? 1972 में। आगे देखिए, इसके सदस्यों में वही जो नॉर्थ ईस्ट में राज्य हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित है। ओके, तो ये है पूर्वोत्तर परिषद के राज्य जिनका गठन हुआ था 1972 में। उसके बाद आगे देखिए, 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि पूर्वोत्तर परिषद में सबसे अंतिम में कौन सा राज्य जुड़ा, तो वो होगा कौन सा? सिक्किम। ओके, ऐसे भी आ सकता है कि पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम 8वां राज्य के रूप में किस वर्ष में जुड़ा, तो वो जुड़ा 1994 में। ये परिषद बना 1972 में, उसमें शामिल हुआ 8वां राज्य के रूप में सिक्किम 1994 में। इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखिए, इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में संगठक राज्य का राज्यपाल, संगठक राज्य के मंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य, भारत के गृह मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 2018 के पुनर्गठन के बाद गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। ओके, तो बस आपको ये जानना है कि यहाँ के भी जो अध्यक्ष होंगे, कहाँ के? पूर्वोत्तर परिषद के, वो कौन होंगे? गृह मंत्री होंगे। ओके, गृह मंत्री होंगे। ये तो हमने अभी ऊपर पढ़ा ही है। ओके, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट अब यहाँ पे नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो ये था अभी हमारे भारत के बारे में, फिर क्षेत्रीय परिषद के बारे में हमने पढ़ा अभी तक। अब हम चलते हैं अपने संविधान के भाग 2 में। किसमें चलते हैं? भाग 2 में। ओके, भाग 2 में क्या क्या है? अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में है। 5 से 11 के बारे में है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही सावधानी से देखिएगा। देखिए क्या लिखा है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ओके, उससे पहले आप ये देख लीजिए, पहले अगर आपको ये पूछ दे एग्जाम में कि कौन से भाग में भारतीय नागरिकता के बारे में वर्णन है, तो वो है भाग 2। ओके, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नागरिकता का वर्णन कौन से भाग में है, तो वो है, संविधान में टोटल कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। उसमें से पहले में हमने देख लिया संघ और उसके राज्यों के बारे में था, ये हमने देख लिया भाग 1 में। अब हम चले हैं भाग 2 में। 2 में क्या है? भारतीय नागरिकता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप या तो मध्य प्रदेश से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, या फिर नीचे केरल से हो, या फिर मणिपुर से हो, या फिर ऊपर जम्मू कश्मीर से हो, पूरे भारत में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आप कहीं से भी आप मतलब निवासी हो, आप कहीं के भी, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ के नागरिक हो, तो आप क्या बोलते हो? मैं भारत का नागरिक हूँ। आप ये नहीं बोलते हो कि मैं बिहार का नागरिक हूँ, मैं यूपी का नागरिक हूँ, मैं मणिपुर का नागरिक हूँ, या फिर मैं केरल का नागरिक हूँ। आप अपने राज्य की नागरिकता नहीं बताते हो। क्यों? क्योंकि भारत में राज्य की नागरिकता दी ही नहीं गई है। यहाँ पे बस हर इंसान क्या है? भारतीय है। ओके, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि हाँ मैं यूपी वाला हूँ, मैं बिहार वाला हूँ, या फिर मैं मणिपुर वाला हूँ, बट रियलिटी क्या है? संविधान की तरफ से आपको एक ही नागरिकता मिली है, वो है भारत की नागरिकता। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हो, किसी एक राज्य के नागरिक नहीं हो। ओके,
इसी के उल्टा आप पाओगे अमेरिका में क्या है, जो 50 राज्य है तो वहाँ के नागरिकों को एक तो यूएसए की नागरिकता मिलती है, ओके, साथ ही साथ उन्हें अपने राज्य की भी नागरिकता मिलती है। यानी कि अमेरिका में एकल नहीं द्वितीय मतलब दो नागरिकता है वहाँ पे, जबकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय। अमेरिका में क्या है, वो यूएसए के भी नागरिक हैं, साथ ही साथ अपने मतलब उनके पास दो तरह का नागरिकता होता है, और हमारे पास क्या है, भारतीय लोगों के पास एकल नागरिकता। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है। यानी कि 1955 में नागरिकता अधिनियम आया, उसके तहत बताया गया कि एक आदमी नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या उसके पास साधन है, वो किस तरीके से प्राप्त कर सकता है। ओके, तो देखिए पहला क्या है, पहला है कि जन्म से। अगर इंसान, देखिए यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद के रूप में राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, अपवादों पे हमें जो मेन है वो ध्यान देना है। देखिए सिंपल सा आपको जानना है कि आप भारत के नागरिक जन्म से तब होंगे जब आपका जन्म 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद हुआ है। ओके, तो सिंपल सी आप क्या हो जाएंगे, भारतीय नागरिक हो जाएंगे। दूसरा, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। ओके, यानी कि मान लीजिए आपके चाचा और चाची चले गए बाहर, ओके, विदेश, आपके चाचा और चाची, और विदेश जा करके आपके चाचा ने वहाँ की नागरिकता ले ली, बट आपकी चाची नागरिकता भारत की ही लिए रखी हुई है। ओके, तो वहाँ पे अगर उनका एक बेटा पैदा होता है, ओके, या फिर बेटी, कुछ भी, उनका अगर संतान पैदा होता है तो उस संतान को भी नागरिकता भारत की मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता में उनकी माता का अभी भी नागरिकता भारतीय है, भले ही वो लोग बाहर जाके रह रहे हो विदेशों में कहीं पे, बट उनकी माता के पास नागरिकता अभी भी भारत का ही है, तो ऑटोमेटिक उनका पुत्र जो है भारत का नागरिक हो जाएगा। ओके, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता मतलब उसके क्या लिखा है, जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, कोई भी, दोनों में से एक भी अगर होगा तो उस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी, कहाँ की, भारत की। ओके, आगे चलिए। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। ओके, यानी कि ये जो वंश परंपरा का जो मिला है नागरिकता, ये स्टार्टिंग में नहीं मिला था। किस समय नहीं मिला था? इस समय 1955 में ये सिस्टम नहीं था। ये सिस्टम कब से ऐड हुआ है? ये ऐड हुआ है 1992 से। तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना है कि नागरिकता आप पा सकते हो जन्म से और वंश परंपरा द्वारा। आगे चलते हैं, अगला क्या है, देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे, दोस्तों टाइम नहीं दिया हुआ है देशीकरण का, बट मैं आपको बता दूं कि ये 5 वर्ष तक का है, कि अगर आप विदेशी कोई हो, भारत में आकर के 5 वर्ष तक लगातार रह रहे हो, तो आपको यहाँ से एक प्रमाण पत्र मिल सकता है कि आप भारत के नागरिक हो। बट कितने साल तक? 5 साल तक लगातार रहोगे तो। ओके, ये एक तरीका है नागरिकता पाने का यहाँ का। और दूसरा क्या है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण, निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो। यानी कि 6 माह पहले ही अगर आप भारत में आ गए हो, 6 महीने तक लगातार भारत में रहे हो, तो फिर आप पंजीकरण के द्वारा प्रार्थना पत्र देने के बाद आप नागरिकता पा सकते हो। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, यानी कि जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था उसी समय से अगर आप बाहर रह रहे हो, उसके बाद आप बाहर से कभी आए ही नहीं इस देश में और आ रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे पंजीकृत होकर के, रजिस्टर्ड होकर के भारत की नागरिकता ले सकते हो कि भाई मैं तो बाहर तब गया था जब अपना देश अपना मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश में बटा ही नहीं था, और मुझे क्या पता, मैं वहाँ से आया हूँ, देखा सब बट गया है, तो भाई मुझे दे दो नागरिकता। तो वो चीज़ कह रहा है। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, तो उन्हें
रजिस्टर्ड होकर के मिल सकती है भारत की नागरिकता। उसके बाद और क्या कंडीशन है, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। कोई विदेशी लड़की है, वो आकर के किसी भी भारतीय मतलब इंसान से मतलब सॉरी भारतीय किसी भी व्यक्ति से शादी करेगी तो उसे भी पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ओके, आगे देखिए, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। भारतीय नागरिकों के, ये कहाँ की बात हो रही है, ये जो विदेशों में रह रहे हैं। ओके, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, अगर कोई विदेशों में रह रहा है मतलब कोई परिवार भारत का, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी नागरिकता मिल सकती है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। ओके, उसके बाद राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आगे चलिए, अगला क्या है, ये हो गया 1 2 3 4, आगे 3 4 5, पांचवा क्या है ये देखिए, भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ओके, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी बाहरी राज्य को अगर भारत अपने राज्य में मिला रहा है तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे, तो भूमि विस्तार के द्वारा। तो इतना पढ़ने के बाद आपको बस सिंपल सी बात ध्यान देना है कि हमारे पास एकल नागरिकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकता। ओके, ये ध्यान देना है। अगर ये एग्जाम में ये पूछ दे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार कब आया था, तो 1955 में आया था, ये ध्यान देना है। उसके बाद क्या ध्यान देना है, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि कौन सा डेडलाइन है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का, कौन सा डेडलाइन है, तो वो है 26 जनवरी 1950। यानी कि अगर इससे पहले आप अगर भारत में रह रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो 26 जनवरी 1950 से पहले अगर आप रह रहे हो तो। ओके, एक तो ये पूछ सकता है। फिर आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, कितने तरह के हैं। तो कितने तरीके हो गए, एक हो गया जन्म से, दूसरा हो गया वंश परंपरा द्वारा, दो हो गया, आगे देखिए, तीसरा हो गया देशीकरण द्वारा, चौथा हो गया पंजीकरण द्वारा, और छठवां हो गया भूमि विस्तार द्वारा। यानी कि 5 तरीके हैं भारत में नागरिकता प्राप्त करने के। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए कि कितने तरीके हैं, तो वो है 5 तरीके। बस हमने ये सब कुछ पढ़ा जाना, बट ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एज ए नॉलेज हमें ये जानना जरूरी है। एग्जाम के लिए बस ये जानना है कि कितने तरीके हैं, तो 5 तरीके हैं। ओके, आगे बढ़िए। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए। दोस्तों, ये संशोधन जो भी संशोधन है ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा, जो पहले 6 माह थी। हमने बताया, वो आपको पहले बता दिया कि 5 साल रहेंगे तो मिल जाएगा। आगे देखिए, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी, कितना हो गया अब 10 वर्ष हो गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। ओके, तो ये बस हमें जानना है, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें से। ओके, मतलब एकदम मोटी मोटा आपको बस ये जानना है कि कम से कम आप अगर भारत में 10 साल रहोगे तो आपको मतलब देशीकरण मानते हुए आपको नागरिकता दी जा सकती है। तो बस आपको ये जानना है बस थोड़ा सा कि 10 वर्ष। ओके, एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ओके, चलिए आगे क्या है, भारतीय नागरिकता का अंत। यानी कि अगर आपके पास भारतीय नागरिकता है तो वो अंत कैसे कैसे हो सकता है वो देखते हैं। पहला क्या है, नागरिकता का परित्याग करने से, आप खुद उसका परित्याग कर दो या फिर देश की नागरिकता स्वीकार कर लो अन्य देश की, या तो खुद से ही आप उसको परित्याग कर दो या फिर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लो तो नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी, या फिर सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पे। ये 3 तरीका है, खुद से आप हटा दो मतलब अन्य देश का ले लो तो हट जाएगा, या फिर सरकार ही आपका नागरिकता छीन ले। ये 3 तरीका है, तो इसको भी मतलब सिर्फ जानना है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है।
राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्ति अथवा इस प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। ये इतना पढ़ने के बाद हमारे एग्जाम के लिए इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। तो हमने क्या देख लिया अभी तक? भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, जिसे हमने देख लिया अच्छे से, और ये भी देख लिया कि क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ से बन सकते हैं। ओके, हमारा भाग 2 नागरिकता कंप्लीट हुआ। अब आगे चलिए। यहाँ से दोस्तों ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया टॉपिक, मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। देखिए, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके पीछे दोस्तों एक स्टोरी है छोटी सी, मैं सुना देता हूँ आपको फटाक से। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ये मौलिक अधिकार क्यों लिया गया? ओके दोस्तों, पहले जो अमेरिका देश है, अमेरिका जो देश है, पहले यहाँ पे रेड इंडियन थोड़े थोड़े एरिया में रहते थे। ओके, बाकी पूरा जो अमेरिका था ये खाली ऐसे ही वीरान एरिया था पहले। मतलब उसके बाद 1700 ईस्वी के आसपास में एक देश यहाँ पे आपको पता ही होगा, इंग्लैंड है। ओके, यूरोप के ऊपर। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्रांति आती है, और इंडस्ट्रियल क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो यहाँ पे जो लोग अमीर होते हैं धीरे धीरे, वो लोग क्या सोचते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखते होंगे गाँव में जो लोग अमीर होते हैं धीरे धीरे तुरंत वो लोग शहर की ओर प्लान कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो लोग धीरे धीरे अमीर हो रहे थे इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में, तो उन्होंने क्या किया, वो लोग सोचे कि हम लोग अब कहीं ऐसे जगह जाए जहाँ पे हम लोग अच्छे से रह सकें। ओके, तो वो लोग पलायन करके आए कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में आए, यहाँ पे आकर के यहाँ पे रहने लगे लोग। ओके, यहाँ पे बसने लगे लोग। तो जो मान लो जो अमीर लोग इंग्लैंड से आए अमेरिका में, यहाँ पे बसने लगे, और ये जो अमेरिका जो उस समय बंजर जो सब मतलब खाली ज़मीन था पूरा, यहाँ पे वो लोग विकास करने लगे। ओके, जब विकास करने लगे तो ये यहाँ पे जो इंग्लैंड का जो संसद था वो कहा कि आप हमारे भारतीय नागरिक हो, मतलब सॉरी, आप लोग इंग्लैंड के नागरिक हो, इंग्लैंड के, तो आप लोग यहाँ पे रह रहे हो, और जो भी आप लोग पैसा कमा रहे हो टैक्स भरो यहाँ पे इंग्लैंड में भी। ओके, तो यहाँ के जो लोग थे इन्होंने बोला नहीं, अब हम ये एक नया देश बनाएंगे अमेरिका नाम से, और हम आपको टैक्स नहीं देंगे। क्यों? यहीं पे सबसे पहली बात हुई मौलिक अधिकार की। इन्होंने कहा कि हम पैसा कमा रहे हैं, ये मेरा मूल मनी है, और यहीं से दोस्तों विचार आया मौलिक अधिकार का, कि मतलब यहाँ पे जो लोग आए ना वो इस देश के इंग्लैंड के सभी उद्योगपति थे, पूरा इन लोगों के पास नॉलेज था, तो इन्होंने ही यहाँ पे आकर के बात की सबसे पहले मौलिक अधिकार की। तो ध्यान दीजिएगा, इसी मतलब स्टोरी से आप याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार। ओके, मौलिक अधिकार की बात कहाँ से आई है? ये आई है संयुक्त राज्य अमेरिका से आई है। ओके, चलिए। ओके, आज प्रेजेंट टाइम में आप देखते होंगे अमेरिका कहता होगा कि किसी बाहरी देश को नहीं आना है हमारे वहाँ। उसे मतलब उसे पता होना चाहिए कि जो अमेरिका बसा है पूरा, वो खुद मतलब बाहरी लोगों के आने से ही बसा हुआ है। अफ्रीका से लोग कुछ लोग गए, कुछ भारतीय लोग आए, कुछ मतलब कनाडा से लोग कुछ लोग आ गए, और मैक्सिमम लोग तो यहाँ से इंग्लैंड से आए, तब जा कर के ये अमेरिका देश बना है। और आज अमेरिका क्या कहता है कि हम किसी भी बाहरी को नहीं आने देंगे मतलब जिससे बना है, जिस तरीके से बना है, वही अब बंद कर रहा है। खैर छोड़िए, आगे देखते हैं। तो ध्यान देना है, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। ओके, आगे देखिए। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में है। किसका? ये मौलिक अधिकार का। तो एग्जाम में अगर आपके आ जाए कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो वह भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि हमारे संविधान में किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या फिर किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भाग 3 को। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता रहता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं भाग 3 को, यानी कि किसको? मौलिक अधिकार को। ये फिर या फिर आपको एग्जाम में ये दे सकता है कि मूल अधिकारों का जन्मदाता किस भाग को कहा जाता है? मूल अधिकारों का जन्मदाता किस भाग को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भाग 3 को। किसको कहा जाता है? भाग 3 को। ओके,
मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है और प्रयोग हुआ है इंग्लैंड में, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नॉलेज जैसे रहे तो अच्छी बात है कि ये मैग्ना कार्टा जो शब्द आया था वो फ्रांस से आया था, बट ज़्यादा यूज़ कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में हुआ। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं इसको। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अनुप्रयोग में राज्य शब्द का उपयोग व्यापक अवधारणा में किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित अनुच्छेद अनुच्छेद 12 करता है। राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है: भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार। ओके, तो यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद हमें अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं मिला। ओके, चलिए, बस आप ये चीज़ यहाँ से जान सकते हो कि राज्य शब्द का कंप्लीट जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 12 में है। राज्य शब्द का कंप्लीट जो है उल्लेख वो है अनुच्छेद 12 में। तो राज्य में क्या क्या आ जा रहे हैं: भारत सरकार, संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार। ओके, बस यही जानिएगा अनुच्छेद 12 में क्या है, जो राज्य शब्द है उसका प्रॉपर उल्लेख किया गया है। ओके, चलिए, तो ये अनुच्छेद हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है, जानते रहेंगे तो अच्छी बात है। ओके, ये देखिए अनुच्छेद 13, इसके अनुसार राज्य को ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता हो। अनुच्छेद 13 के तहत कानून शब्द में संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है। यानी कि इतना पढ़ने के बाद आप बस यही जानिए कि अनुच्छेद 13 ये कहता है कि किसी भी राज्य के पास ये पावर नहीं है कि वो भाग 3, भारत के संविधान का जो भाग 3 है उसमें परिवर्तन कर दे। यानी कि समझिए क्या कह रहा है कि जो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में हमने पूरा संविधान में बताया हुआ है, वो उसको बहुत ज़्यादा चेंज करने की शक्ति किसके पास नहीं है, किसी भी राज्य के पास नहीं है। राज्य मतलब यही सब, सरकार, संसद, किसी भी राज्य की सरकार, इसके पास पावर नहीं है, इतना पावर कि हमारे संविधान के भाग 3 को परिवर्तित कर दे। बस यही कह रहा है अनुच्छेद नंबर 13। ओके, तो ये भी बस जानना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अभी नहीं बनता है। ओके, बट जानना बहुत ज़रूरी है कि भाग 3 में परिवर्तन करना आसान नहीं है। किसी भी राज्य सरकार को, संसद को, सरकार को, किसी को भी इतना आसान नहीं है कि भाग 3 में आसानी से परिवर्तन कर दे। ओके, आगे बढ़िए। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान, यानी कि अनुच्छेद 352 जब लागू हो तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। यानी कि एक समय ऐसा आ सकता है कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हो सकता है। ओके, और वो कब होगा? वो होगा जब राष्ट्रीय आपात होगा। ओके, लेकिन उस समय में भी व्यक्ति के जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हम लोग मतलब उसको हम लोग नहीं दबाएंगे। यानी कि एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसको हम लोग नहीं दबाएंगे। बाकी उसके अलावा हर एक मौलिक अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है। ओके, तो एग्जाम में अगर आपके ये आ जाए कि राष्ट्रीय आपात के समय में कौन सा ऐसा अधिकार है जिसे हम लोग मतलब स्थगन नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते या फिर नहीं समाप्त कर सकते, तो वो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यही एक ऐसा मतलब अधिकार है जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल में भी स्थगित नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए, बाकी सब स्थगित मतलब उसके अलावा जितने भी अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, वो हम सब समाप्त कर सकते हैं, सिवाय और सिवाय सिर्फ जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ करके। ओके, चलिए, ये असीमित नहीं है। क्या नहीं है? मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार हम लोग मतलब मौलिक अधिकार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, इसलिए ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं। इसका मतलब कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो जाए तो वाद योग्य यानी कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये बता रहा है यहाँ पे। ओके, मौलिक अधिकार आपको दिया गया है, उसमें परिवर्तन सरकार कर सकती है, लेकिन अगर कुछ संशोधन ऐसा कर दे जो आपके हित में न हो तो आप आराम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। ओके, चलिए, ये देखिए, राज्य उन पर
युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध मतलब वही बात है कि ज़रूरत पड़ने पे, जहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाएगी, जहाँ पे देश की बात होगी, देश के हित में बात होगी, तो ऐसी बातों में, ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में जो हमारा भारत सरकार है वो हमारे इवन मौलिक अधिकार पे भी प्रतिबंध लगा सकता है। वही ये कह रहा है, राज्य उन पर युक्ति युक्त यानी कि जहाँ पे भी संभावना होगी या जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे प्रतिबंध लगा सकता है हमारे मौलिक अधिकारों पे। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। यानी कि जरूरत पड़ेगा तो वो तो कर देगा कि भाई हम इस मौलिक अधिकार को अभी बंद कर रहे हैं। उसका डिसीजन सही है कि नहीं सही है ये हम बाद में देखते हैं जाकर के सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। ओके, लेकिन सरकार जब चाहे किसी भी मौलिक अधिकार को रोक सकता है। ओके, तो यहाँ पे बस वही बता रहा है। आगे बढ़िए। एग्जाम के लिए इसमें से अभी कुछ भी आने वाला नहीं है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। आप एक भारतीय नागरिक हो तो आपका अधिकार कैसा है, कहाँ तक है, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है एक भारत का नागरिक होने के नाते। ओके, आगे देखिए। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए। यानी कि इसका मतलब क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार का हनन हो गया। ओके, तो फिर आप मतलब सीधे डायरेक्ट उच्च न्यायालय जा सकते हो। ओके, ऐसा होता है ना कि अगर कोई बात है, कोई मैटर हो, तो लोग क्या करते हैं, अपने राज्य के हाई कोर्ट में जाते हैं। ओके, बट अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आप पहले अपने हाई कोर्ट में जाओ अपने राज्य के ना। आप सीधे दिल्ली जा सकते हो। कहाँ पे? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय सीधे जा सकता है। क्या लिखा है? पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो पहले उच्च न्यायालय जाए फिर वहाँ से अपील लेकर के ही उच्चतम न्यायालय जाए, ऐसा नहीं है। सीधे जा सकता है, सीधे। कब? जब मौलिक अधिकार का हनन हो। अभी हम देखेंगे कि हमारा मौलिक अधिकार क्या क्या है, बट अभी आप इतना ही जानिए कि मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप डायरेक्ट जा सकते हो उच्चतम न्यायालय में। ओके, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत जाते हैं। ओके, अभी आगे देखते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके द्वारा संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 व 19(1)(f) में था, उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 30 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था सबसे पहली बार नया नया, उस समय हमारे जो संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? वो थे सिर्फ और सिर्फ 7। कितने थे? 7। आप ये जानिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ देता है कभी कभी दोस्तों कि हमारे मतलब मौलिक संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे। मौलिक मतलब जो एकदम नया नया बना था संविधान, उसमें मूल अधिकार कितने थे? तो वो थे 7। प्रेजेंट टाइम में जितना है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, बट स्टार्टिंग में कितना था? 7 था। ओके, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बट फिर क्या हुआ? 44वां संशोधन आया 1978 में। इसमें क्या किया? संपत्ति का जो अधिकार है, मतलब कि आपके पास जितनी भूमि है उसके पास आपका अधिकार है ना कि भाई ये अधिकार है मेरा कि ये ज़मीन मेरी है। ओके, तो उसे बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, जो कि हमारे अनुच्छेद 31 में था और 19(1) के एफ में था। तो इसको यहाँ से हटा करके संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत डाल दिया गया। तो इसको क्या किया गया? संपत्ति को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब ये है कि संपत्ति के लिए आप मतलब ये नहीं होगा कि आप सीधे पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट। संपत्ति अगर आपकी है, सरकार अगर आपसे संपत्ति ले रही है, तो आप कानून के द्वारा उससे मतलब लड़ सकते हो और अपनी डिमांड कर सकते हो। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। और ऐसा फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हमारा देश अभी आज़ाद हुआ था। हमें अपने वहाँ नए नए निर्माण करने थे, रोड बनाने थे, बिल्डिंग्स बनानी थी सरकारी वाली। तो जैसे मान लीजिए वो लोग क्या चाहते थे कि हम यहाँ से रोड निकालें, बट उस रास्ते में पड़ जा रहा था लोगों की भूमि, और लोग अपना ज़मीन दे नहीं रहे थे कि नहीं ये हमारी ज़मीन है, हम आपको देंगे ही नहीं। क्योंकि सरकार के पास उसमें उतना पैसा भी नहीं था कि वो उतना मुआवजा दे करके ज़मीन ले ले।
तो ज़मीन लोग दे नहीं रहे थे अपना। इसकी वजह से सरकार रोडें नहीं बना पा रही थी, और मतलब जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था शहरों में, और मतलब एक से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए जो रोड चाहिए था, वो लोग ज़मीन दे नहीं रहे थे। तो इसी वजह से संविधान में ये संशोधन आया कि संपत्ति का जो अधिकार है ये कानूनी अधिकार होगा, मूल अधिकार नहीं होगा। इसके द्वारा सरकार आराम से जो भूमि जहाँ से चाहिए वो लेती गई, और उसको मतलब जो वहाँ के मालिक थे उनको मुआवजा देती गई। मतलब आप लड़ नहीं सकते कि नहीं हम देंगे ही नहीं, आपको आपको देना पड़ेगा। तो ये बस आपका कानूनी अधिकार हो गया है कि आप फाइट करोगे, जितना आपका मुआवजा बनेगा आप वो ले लोगे। वहीं अगर आपकी संपत्ति मूल अधिकार होती तो सरकार ले ही नहीं पाती। ओके, तो इसीलिए ऐसा चेंज आया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और डाल दिया गया कि इसमें अनुच्छेद 30 क में। ओके, तो ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। अगर आपको ये पूछ दे कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या फिर कुछ भी पूछ दे, तो ध्यान दीजिएगा संपत्ति का अधिकार क्या है, वो है कानूनी अधिकार है। और प्रेजेंट टाइम में किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 300 के क में है। ओके, चलिए, इंपॉर्टेंट था, पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए नोट, 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पटेल जी, में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ओके, तो मतलब हमारे वहाँ के जो नेहरू जी थे और पटेल जी थे, ये लोग ज़्यादा फेवर करते थे मूल अधिकारों के बारे में। बस यहाँ पे वही बता रहा है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, आगे देखिए, अभी तभी से बात हो रही है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये क्या है, ये क्या है मौलिक अधिकार। यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार, ओके, जो कि हम पढ़ रहे हैं भाग 3 में है हमारे। ओके, तो देखिए भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए। मतलब मेन जो है, मेन है इसमें 14 से लेकर के 32 तक, किसमें, मौलिक अधिकार में मेन है दोस्तों। ओके, कहाँ से, 14 से 32 तक। देखिए मूल अधिकार हमारा क्या क्या है, समता एवं समानता, यानी कि भारत के सभी नागरिक समान होंगे, इसके बारे में बात हो रही है। यानी कि कोई भी आपको भारत में ये नहीं कह सकता कि तुम छोटे जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम उस लेवल के हो, तुम छोटे हो मेरे से, ये कोई नहीं बोल सकता। इसका मतलब हर आदमी को अधिकार है कि कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता। ओके, तो ये हो गया समानता का अधिकार। ओके, उसके बाद ये देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, आपको मतलब स्वतंत्र कर दिया जाएगा कि आपको जो मर्जी है आप वो करिए, भारत में आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाएगा। तो ये भी हो गया आपका एक मौलिक अधिकार। आगे देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आप एक महिला हो तो आपका शोषण हो रहा है, आप एक बच्चे हो आपका शोषण हो रहा है, तो उससे भी आपको सरकार बचाएगी, ये आपका अधिकार है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये किस में है, अनुच्छेद 23 से 24 में। ये जो ये है स्वतंत्रता वाला, ये है अनुच्छेद 19 से 22 में। समता और समानता का है 14 से 18 में। और ये जो स्वतंत्रता का है ये है 1922, और जो शोषण के विरुद्ध है ये है 23 से 24। आगे देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि धर्म से रिलेटेड आपको जो भी मतलब जो भी चीज़ करना है, जो भी चीज़ अपनाना है, ये आप उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र हो। ओके, तो उसको बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। ये है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। उसके बाद अगला क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आपको कौन सी संस्कृति, कौन से कल्चर अपनाना है, इसके लिए आप फ्री हो। आपको किस तरह की शिक्षा अपनाना है, किस शिक्षा को आपको ग्रहण करना है, इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो। इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब कि अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है इससे मौलिक अधिकार से संबंधित, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत चले जाइए, कहाँ पे, सीधे सुप्रीम कोर्ट, जो वो बता रहा है अनुच्छेद 32 में। तो ये है हमारा टोटल मौलिक अधिकार, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, धार्मिक का, संस्कृति और शिक्षा का, और संवैधानिक उपचार का। ओके, तो मोटी मोटा आपको ये पता होना चाहिए। अनुच्छेद 14 से 18 समता या समानता, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध, और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता, और 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 32 में है जो आप डायरेक्ट जाते हो कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो ये तो हो गया, अभी ऊपर ऊपर हमने पढ़ लिया। अभी हम क्या देखे हैं, मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल से देख लिए हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर आपके लिए लाएंगे अगला वीडियो, जिसमें हम इन सभी अधिकारों को बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे
यानी कि समता या समानता का अधिकार में क्या क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या है, मतलब पूरा डिटेल से देखेंगे लाइन बाय लाइन। अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, एक एक अनुच्छेद को देखेंगे। ओके, अगले वीडियो में इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा भी आपको रिव्यू आपको समझ में आता हो वो कमेंट कर दीजिए। आपके हम कमेंट को पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।